फ्रेंड्स, आज की कहानी है बदले की आग भाग 7। पिछले भाग में आपने पढ़ा, तुम क्या सुनील को जानती हो बिटिया? अरमान चाचा ने पूछा। अब आगे? हाँ, क्यों नहीं जानूंगी अरमान चाचा, मैं आपको भी जानती हूँ और पापा को भी, क्योंकि मैं ही आपकी अभागी मिन्नी हूँ। मारिया ने भावों में बहकर सब उगल दिया। सच बिटिया, तो तुमने सारी सच्चाई कल रात को ही क्यों नहीं बताई? अरमान चाचा बोले। मैं डर गई थी अरमान चाचा, मारिया बोली। लेकिन क्यों? तुम्हें किस बात का डर था? अरमान चाचा बोले। क्योंकि मैं क्लब में कैबरे करती हूँ, कुछ मजबूरियों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, मारिया बोली। ऐसी क्या मजबूरी थी बिटिया? अरमान चाचा ने पूछा। अरमान चाचा, मुझे शनाया बानो नाम की एक औरत ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं उन्हें खाला जान कहती हूँ। उन्होंने मुझे पालने पोसने का काम किसी के दबाव में किया और मुझसे क्लब में कैबरे करने के लिए भी उसी आदमी के दबाव में कहा। लेकिन आज तक ना मैं उस आदमी से मिली और ना ही मैंने उसका चेहरा देखा। जब आप सबसे बिछड़ने के बाद मैं होश में आई थी तो मेरे पास सिर्फ शनाया खाला जान ही थी, मारिया बोली। तो इसका मतलब है, हो ना हो वो आदमी सुनील ही है, उसी के इशारे पर शनाया बानो ऐसा कर रही है, अरमान चाचा बोले। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मिन्नी बोली। लेकिन इसका पता करने के लिए तुम्हें फिर से शनाया के पास लौटना होगा, अरमान चाचा बोले। नहीं चाचा, मुझे फिर उस नरक में मत भेजिए, बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है, मिन्नी बोली। कोई बात नहीं बिटिया, अभी नहीं, पहले लल्ला को आ जाने दो, वो ही बताएंगे कि क्या करना है, अरमान चाचा बोले। जब अमर आया तो पहले मिन्नी जी भर के अपने पापा के गले लगकर रोई। ये देखकर अमर को कुछ भी समझ में नहीं आया। तब अरमान चाचा ने पूरी बात बताई। अब तो बाप और बेटी की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। दोनों तब तक रोते रहे जब तक सालों का दुख आंखों से बह ना गया। खाना खाकर सबने सोचा कि अब आगे क्या करना है। अमर बोला, मिन्नी बेटा, अभी तुम कुछ दिन हमारे साथ ही बिताओ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है पापा, मिन्नी बोली। इसी तरह खुशी खुशी दिन बीतने लगे। मिन्नी डर के मारे घर से नहीं निकलती थी। सबको डर था कहीं सुनील के गुंडे उसे खोज ना ले। उसने अब घर संभालना और खाना बनाना भी सीख लिया था। अब उसे खुशियों का भंडार जो मिल गया था। इसी तरह एक दिन इंस्पेक्टर दक्ष को कहीं से पता चला कि गांजे से भरे शिकार को कोई आदमी किसी मोटर से हाईवे वाले रास्ते से ले जाने वाला है, जो वो कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच बेचेगा। ये खबर पुलिस के किसी खबरी ने दी थी। उसने बताया, इसके पीछे सुनील का हाथ है। वो इस शहर का सबसे बड़ा तस्कर है। वो न जाने किन किन चीजों की तस्करी करता है और इस शहर के पुलिस कर्मियों को भी रिश्वत देकर खरीद लेता है। दक्ष ने सोच लिया कि वो इस बार गांजे से भरे सिगार को जरूर पकड़ेगा, नहीं तो कॉलेज के बच्चों का क्या होगा। उन्हें नशे की लत लगने से बचाना होगा। और दक्ष रातों रात अपने पुलिस सहकर्मियों के साथ उस हाईवे पर पहुंचा और उस आदमी को धर दबोचा। ये खबर सुनील तक पहुंची। इस बात से सुनील आग बबूला हो गया, लेकिन उसने पहले अपने गुंडे से कहा, हैरी, जल्द उस पुलिस वाले को खरीदने की कोशिश करो, रुपयों से उसका मुंह बंद कर दो, वो जितना भी मांगे दे दो, लेकिन किसी भी हाल में उसे खरीदो। सुनील की बात सुनकर हैरी पुलिस चौकी पहुंचा और दक्ष से बोला, नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं? जी नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, दक्ष बोला। जी, आपके लिए सुनील साहब ने मिठाई भेजी है और कहा है कि कम पड़े तो बता दीजिएगा, वो और भी भेज देंगे। हैरी ने ये कहते हुए रुपयों का सूटकेस दक्ष के सामने खोलकर रख दिया। ये देखकर दक्ष आग बबूला होकर बोला, तुम्हारा बॉस मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। समझ क्या रखा है उसने कि हर पुलिस वाला रिश्वतखोर होता है। जिस दिन वो मेरे हत्थे चढ़ गया ना, वो मजा चखाऊंगा उसे कि उसे नानी याद आ जाएगी। जाओ जाकर कह देना उससे कि मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है। ये सुनकर हैरी बोला, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, अभी आप हमारे बॉस को जानते नहीं हैं। मैं सब जानता हूँ और तुम्हारी इन छिछोरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, दक्ष बोला। हैरी फिर से बोला, बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे और तुम्हारे बॉस जैसे मैंने कई देखे हैं, दक्ष बोला। इस तरह हैरी ने सुनील को जाकर सारी बात बता दी। बॉस वो तो बहुत ही अकड़ वाला है, आसानी से मानने वाला नहीं है, हैरी बोला।
कोई बात नहीं हैरी, मैं अपने रास्ते में आने वाले हर रोड़े को हटाना जानता हूँ। इंस्पेक्टर भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, सुनील बोला। तो अब आप क्या करेंगे, हैरी ने पूछा। बस देखते जाओ, सुनील बोला। सुनील अब क्या करने वाला था दक्ष के साथ में, ये तो बस वो ही जानता था। इस तरह एक दिन अरमान चाचा के दांत में बहुत तेज दर्द उठा। वो दिन भर तो दर्द सहते रहे, लेकिन शाम होते होते दांत का दर्द अब उनके बर्दाश्त से बाहर था। जब अमर शाम को लौटा तो अरमान चाचा की हालत उसे कुछ ठीक नहीं लगी। तो उसने अरमान चाचा से कहा, अरमान चाचा फौरन टैक्सी में बैठिए, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, नहीं तो रात भर ऐसी ही तकलीफ रहेगी तो आप सो भी नहीं पाएंगे। हाँ पापा, दिन भर दर्द से कराते रहे चाचा, मिन्नी बोली। इसीलिए तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, अमर बोला। अरमान चाचा को सच में तकलीफ थी, इसलिए वो बिना किसी नानुकुर के टैक्सी में बैठ गए और अमर जाते हुए मिन्नी से बोला, बेटा दरवाजा ठीक से बंद कर लो, हमारी आवाज सुनकर ही दरवाजा खोलना। जी पापा, और इतना कहकर मिन्नी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दोनों क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर ने अरमान चाचा का चेकअप किया और बोले, कुछ नहीं, बस उम्र का तकाजा है, इनके मसूड़े कमजोर हो रहे हैं, इसलिए दांत भी मसूड़ों का साथ छोड़ रहे हैं। कुछ दवाएं दे देता हूँ, एक खुराक ये लीजिए, अभी खा लीजिए और कल या परसों आकर दोबारा चेकअप करवा लीजिए। अरमान चाचा ने दवाई खा ली और अमर ने डॉक्टर साहब की फीस देते हुए कहा, धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्ते, कल या परसों दोबारा आते हैं। और इतना कहकर दोनों टैक्सी में बैठकर घर को लौट चले। रात हो रही थी, दोनों टैक्सी में थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने से कोई पुलिस वाला अपनी मोटरसाइकिल से चला जा रहा था और किसी ट्रक वाले ने उसे जोर की टक्कर मारी और वो पुलिस वाला दूर जाकर गिरा। ट्रक वाला उसे टक्कर मारकर चलता बना। ये देखकर अमर ने टैक्सी रोकी। वहां भीड़ तो इकट्ठी हो गई थी, लेकिन उस पुलिस वाले को कोई अस्पताल ले जाने को तैयार न था। अमर और अरमान चाचा उस पुलिस वाले के पास पहुंचे। वो पुलिस वाला मुंह के बल जमीन पर बेहोश गिरा पड़ा था और उसके सर से खून बह रहा था। अरमान चाचा ने उस पुलिस वाले का चेहरा देखा तो बोले, ये तो इंस्पेक्टर साहब है, मैं तो इन्हें जानता हूँ। लल्ला, जल्दी से उठाकर इन्हें अस्पताल ले चलो, लगता है बहुत चोट आई है। और लोगों की मदद से दोनों ने उसे अपनी टैक्सी में बिठाया और अस्पताल ले गए। करीब आधे घंटे के इलाज के बाद इंस्पेक्टर साहब को होश आया। उनके सर पर गहरी चोट आई थी, लेकिन हाथ पैर सही सलामत थे। डॉक्टर साहब अमर से बोले, इन्हें अभी 1-2 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ेगा, बाद में ये घर जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम इनके रिश्तेदार नहीं हैं, ये तो हमें सड़क पर घायल मिले थे तो इन्हें हम आपके पास ले आए, अमर बोला। जी मैं जानता हूँ कि आप इनके रिश्तेदार नहीं हैं, मुझे मालूम है कि ये सेठ रामपाल जी के सुपुत्र हैं, जिनकी गिनती इस शहर के रईसों में होती है। मैंने इनके घर टेलीफोन लगाया था, लेकिन शायद इनके घर का टेलीफोन काम नहीं कर रहा। अब इनके पिता को इनके एक्सीडेंट की सूचना कौन देगा? डॉक्टर साहब बोले, जी मैं देकर आता हूँ, आप मुझे इनके घर का पता दे दीजिए। अरमान चाचा बोले, हाँ यही ठीक रहेगा, जब तक मैं इंस्पेक्टर साहब के पास रुकता हूँ, अमर बोला। तो ठीक है, आप ही चले जाइए, डॉक्टर साहब बोले। और अरमान चाचा ने सेठ रामपाल जी के घर का पता लिया और चल पड़े टैक्सी में उन्हें सूचना देने। उनके बंगले के आगे टैक्सी रोकी और दरबान से कहा कि वो सेठ जी से मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब का एक्सीडेंट हो गया है और वे अस्पताल में हैं। ये सुनकर दरबान ने फौरन सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी भागते हुए गेट की ओर आए और अरमान चाचा सेठ जी को देखकर दंग रह गए। रामपाल जी के कुछ बोलने से पहले ही अरमान चाचा उनसे पूछ बैठे, सेठ जी क्या इंस्पेक्टर दक्ष मेरा दक्ष है? बोलिए ना, बताइए ना। जी हाँ, मैंने आपको पहचान लिया है, आप वही है ना जो किसी मजबूरी बस रेलगाड़ी में दक्ष को मेरे हवाले कर गए थे? जी, आपका दक्ष अब इंस्पेक्टर दक्ष ही है, सेठ रामपाल जी बोले। ओ सेठ जी, मैं आपका एहसानमंद हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ? आपने दक्ष को पाल पोस कर बड़ा किया और इस काबिल बनाया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा दक्ष मिल गया। अरमान चाचा ये कहते कहते बहुत ही भावुक हो उठे। इसमें एहसान कैसा? आपने एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, वो मैंने निभाई, इसमें मेरा भी तो स्वार्थ था। मेरे कोई संतान नहीं थी, लेकिन दक्ष को पाकर मैं और मेरी पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई थी।
दक्ष के आने के बाद हमारी जिंदगी में हमारी बेटी सिमरन भी आ गई और हमारा परिवार पूरा हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। सेठ रामपाल जी बोले, बहुत दुख हुआ आपकी पत्नी के बारे में जानकर। अच्छा सेठ जी, ये बातें तो होती रहेंगी, अभी अस्पताल चलिए दक्ष के पास में। अरमान चाचा बोले, जी हाँ जल्दी चलिए, अस्पताल चलते हैं, सेठ रामपाल जी बोले। और सेठ रामपाल जी अरमान चाचा के साथ अस्पताल पहुंचे। अरमान चाचा ने तब अमर को बताया कि इंस्पेक्टर दक्ष ही हमारा दक्ष है। सेठ जी ने अच्छे संस्कार देकर इसे इस काबिल बनाया है और सेठ जी को भी अमर का परिचय दिया। ये सुनकर अमर की आंखों में आंसू बहने लगे और उसने फौरन अपने बेटे को सीने से लगा लिया और दक्ष भी अपने पापा के गले लगकर गर्वित हो उठा। दोनों बाप बेटे कुछ देर तक ऐसे एक दूसरे के सीने से लगे रहे। तब दक्ष को तो याद नहीं था, लेकिन सेठ जी को दक्ष ने बचपन में बताया था कि उसकी माँ, दीदी और पापा हैं। तब सेठ जी ने पूछा, अमर जी आपकी पत्नी और बेटी कहाँ है? जी मैं आपको सब बताता हूँ, अरमान चाचा बोले। और अरमान चाचा ने सारी कहानी कह सुनाई। ये सुनकर दक्ष खुद को संभाल नहीं पाया और बोला, अब सुनील की खैर नहीं, वह बचकर नहीं जा पाएगा। जिसने मेरी माँ, दीदी और पापा का ये हाल किया है, वह अब सुकून से नहीं जी पाएगा। दक्ष बेटा, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर देखते हैं कि क्या करना है, सेठ रामपाल जी बोले। हाँ बेटा, ये समय जल्दबाजी से नहीं, धीरज से काम लेने का है, अमर बोला। हाँ दक्ष, सालों से वो अपराध करके शान से जी रहा है, अब समय आ गया है उसे उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें योजना बनानी होगी, तभी हम उसे उसके किए की सजा दे पाएंगे, अरमान चाचा बोले। हाँ लेकिन अब ये सब छोड़ो और तुम ये बताओ, क्या तुम मिन्नी से मिलना चाहोगे? अमर ने दक्ष से पूछा। हाँ मैं दीदी से मिलना चाहता हूँ, दक्ष बोला। तो ठीक है, मैं अभी बिटिया के पास घर जा रहा हूँ, वो अकेली है, सुबह आते समय उसे भी लेता आऊंगा। लल्ला आप रात को दक्ष के पास रुको, अरमान चाचा बोले। हाँ यही सही रहेगा, अमर बोला। ना अमर जी, आप भी घर जा सकते हैं, मैं हूं ना अस्पताल में, मैं रुकता हूं यहाँ पर, आप चिंता मत कीजिए, सेठ रामपाल जी बोले। लेकिन दक्ष इतने सालों बाद मिला है, मैं सोच रहा था कि रात को मैं रुक जाता, अमर बोला। जी मैं समझ सकता हूँ आपके दिल की बात, आप भी तो मेरी तरह एक पिता हैं, लेकिन आप आराम से घर जाइए, मैं यहाँ सब संभालूंगा, सेठ रामपाल जी बोले। हाँ पापा, अभी आप घर जाइए, देखिए आपके कपड़े भी तो खराब हो गए हैं, खून के धब्बे लग चुके हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ मैं अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हवलदारों को भी तैनात करवा देता हूँ, आप घर जाकर आराम कीजिए, दक्ष बोला। ठीक है तुम कहते हो तो मैं घर चला जाता हूँ। और इतना कहकर अमर और अरमान चाचा घर चले आए। घर पहुंचे, मिनी ने दरवाजा खोलते ही पूछा, बड़ी देर कर दी आप लोगों ने, मैं तो डर ही गई थी कि न जाने क्या बात हुई जो आप लोग अभी तक नहीं आए। अरे बिटिया, पहले मुंह मीठा करवाओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाए हैं, अरमान चाचा बोले। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मीनी ने आश्चर्य से पूछा। अरे वो इंस्पेक्टर दक्ष ही हमारा दक्ष निकला, अरमान चाचा बोले। सच अरमान चाचा? मिन्नी ने खुश होकर पूछा। हाँ बिटिया हाँ, वो ही हमारा दक्ष है, लेकिन अभी बेचारा अस्पताल में है, इसीलिए तो हम दोनों को आने में देर हो गई, अरमान चाचा बोले। अस्पताल? लेकिन कैसे? मिन्नी ने फिर पूछा। फिर अमर ने सारी कहानी कह सुनाई। ओ तो सुबह मैं भी उससे मिलने जाऊंगी, मिन्नी बोली। हाँ हम सब साथ में ही चलेंगे, अरमान चाचा बोले। फिर सबने खाना खाया, लेकिन जब सब बिस्तर पर गए तो सबकी आंखों में खुशी के मारे नींद गायब थी। सुबह हुई, अरमान चाचा और मिन्नी ने मिलकर नाश्ता बनाया। सब तैयार होकर दक्ष से मिलने अस्पताल रवाना हो गए। सबके अस्पताल पहुंच जाने पर रामपाल जी घर चले गए। दक्ष को देखकर मिन्नी कुछ देर मौन बस खड़े होकर उसे देखती रही। फिर कुछ देर बाद बोली, अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया, रे तू तो पढ़ाई में बहुत बड़ा गधा था, इंस्पेक्टर कैसे बन गया? ये सुनकर सब हंस पड़े और मिन्नी ने दक्ष को अपने गले से लगा लिया। खुशी के मारे उसके दो आंसू भी टपक गए। यही हाल दक्ष का भी था। आज सबने दक्ष के संग ही नाश्ता किया। आज का दिन उन सब के लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि सालों बाद पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर नाश्ता किया था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।
और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।